हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इस वक्त सियासी मंजर नामे पर एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान है जो कि काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, बजट मंजूर होने पर हो, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना हो, भारत के हवाले से अगर बयानात की हद तक ही, लेकिन उनको आड़े हाथों लेना भारत को। दूसरी तरफ उनका ऑपोजिशन के लिए भी हम जो लहजा है उसमें काफ़ी तब्दीली देख रहे हैं। ऑपोजिशन जिससे वो बात तक करने को तैयार नहीं रहते थे, अब उसको मुखातिब करते हैं तो रिक्वेस्ट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। और बलूचिस्तान के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी सरगर्म है ये हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया था। तो लगता यही है कि अब पहली बार हुकूमत में आने वाली जो फर्स्ट टाइम वाली एक झिझक थी, उससे आगे बढ़कर अब आइंदा इंतखाबात के ऊपर नजरें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। दूसरी तरफ अपोजिशन है जिसके मुत्तहिद होने की कोशिशें इस कदर नाकाम हो चुकी है कि अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, अपनी जो तनकीद उनकी तरफ से जो की जा रही थी वो अब हुकूमत पर थोड़ी कम है, लेकिन मुस्लिम लीग नून पर बहुत ज़्यादा है। लगता है कि उनका मुकाबला जैसे अब PMLN से हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने कल भी और आज भी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब किया और कहा कि आर या पार कहने वाले की बात करने वाले अब इक़्तिदार के लिए पाँव पकड़ने तक को तैयार हैं। उधर कश्मीर में आज मरियम नवाज़ ने भी खिताब किया। हमें इंतज़ार था कि वो क्या बातचीत करेंगी, को जवाब देंगी बिलावल भुट्टो को या नहीं, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पे बिलावल को नज़रअंदाज किया। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी है आपके निशाने पर सिर्फ PTI को रखना है, बल्कि पीपल्स पार्टी को कोई जवाब नहीं देना, जिस तरह बिलावल साहब बड़ा सख्त लहजा अपना रहे हैं उस पर। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या PDM में इख्तलाफ के अलावा ऐसा हो क्या गया कि बिलावल भुट्टो कुछ अरसे पहले तक जिनके साथ बैठे हुए थे मुस्लिम लीग नून के साथ, उसको PTI के साथ एक ही तराजू में तोल रहे हैं। ये बड़ी अहम मामलात हैं दोनों। और आखिर में प्रोग्राम के एक और अहम मामला जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है, हुकूमत के एहतसाब का बयानिया, जिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। ऑपोजिशन के एक के बाद एक बड़े रहनुमा की जमानत हो रही है, अदालतों की तरफ से भी नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और चंद ही रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एहसन इकबाल के हवाले से जो फैसला था उसमें कहा गया कि नैब ने उनको गिरफ्तार करके इख्तियारात से तजावुज़ किया, उनके खिलाफ करप्शन के कोई जो सबूत है वो पेश नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी तफसीली फैसले में कुछ इसी किस्म की बातें बोली गई हैं। तो इससे किस हद तक जो है वो नुकसान पहुंचता है हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को, इन तमाम मामलात पे बात होगी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर एजाज चौधरी साहब, स्टूडियो में आप तशरीफ़ फरमा हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद अब्बासी साहब हैं और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सीनियर रहनुमा हैं आप तीनों ही, सेनेटर ताज हैदर साहब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ताज हैदर साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी और यही सवाल बुनियादी सबके जहनों में है कि आप लोगों की जमात की इस वक्त लड़ाई है किसके साथ, PTI की हुकूमत के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ? जी देखिए, ये नहीं होता कि पूरी जमात को ऐसे ले लिया जाए, बल्कि इश्यूज होते हैं और किसी इशू पे आप साथ देते हैं और किसी इशू पे मुखालफत करते हैं। ये तो नहीं होता ना। आज सुबह में वो कॉर्नफ्लेक्स खा रहा था, फौजी लिखा हुआ था उस पर, फौजी कॉर्नफ्लेक्स। लोग अब आपके कहते हैं कि जी ये तो फौज से बातचीत चल रही है। ये जो है ना, किस इशू पे आप साथ हैं, किस इशू पे आप मुखालफत कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे बहुत इख्तलाफात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, खासतौर पे जो माशी प्रोग्राम के वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी वाले हैं कि अमीर और अमीर होगा तो फिर कुछ गरीब को मिलेगा। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये बुनियादी इख्तिलाफात हैं हमारे, लेकिन बहुत सी चीजों पे। जी ताज साहब, एक तो मैं ताज साहब, मैं अपनी टीम से एक तो कहूंगी कि सेनेटर एजाज साहब के लिए आवाज़ थोड़ी ताज हैदर साहब की बढ़ा दें। दूसरा आपसे ही ताज साहब, सवाल ये है कि ये कोई एक इशू नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि बिलावल भुट्टो तो नून लीग की साख के ऊपर सवाल है। जब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा वजीर आजम हमें नहीं चाहिए जो भारत के साथ जो है भारत के लिए डिनर रखे, भारतीय मोदी के लिए डिनर रखे। और दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि ये कैसी बात हो गई कि अब आप पाँव पड़ने को भी तैयार हैं वजीर आजम बनने के लिए। तो ये सिर्फ इशू के ऊपर तो नहीं लग रहा, हमें लग रहा है ओवरऑल PMLN के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सी चीजें हुई हैं। कल जरदारी साहब ने भी शायद यही कहा है कि
मेरा डोमिसाइल दूसरा है और मियाँ साहब का डोमिसाइल दूसरा है और उनका डोमिसाइल मेरे डोमिसाइल से बेहतर है। तो बहुत सी चीजें हैं। जिस तरीके से बजट के ऊपर मुस्लिम लीग के मेंबरान हाजिर नहीं हुए, वो जो है वो उससे काफी मालूम तो हमें भी था कि हमारे नंबर्स नहीं है, लेकिन हम पूरी ताकत से वहां पे थे। तो इन चीजों से एक बहुत सी शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। और बात ये भी है कि आप अगर पूरी हिम्मत से निकल रहे हैं, ये वहां से शुरू हुआ जहां से वो लॉन्ग मार्च जो था वो कैंसिल किया गया। कि लॉन्ग मार्च आखिर क्यों कैंसिल किया गया, यहाँ हम पूरी तैयारी करके बैठे थे। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है और इख्तिलाफात जो है, लेकिन ये कि इख्तिलाफात होना कोई ऐसी परेशानी की बात तो नहीं। जी ठीक है जी, मैं जावेद अब्बासी साहब की तरफ जाती हूँ। जावेद साहब, ताज हैदर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। आप आज मरियम नवाज ने जब खिताब किया तो उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया बिलावल साहब की बात पे, बल्कि ओवरऑल आप लोगों की जमात में शायद खाकान साहब के अलावा किसी की ने बात नहीं किया इसके ऊपर। क्या आप लोगों की पॉलिसी है कि आप लोगों ने मुकाबला अपना PTI के साथ ही रखना है, पीपल्स पार्टी के सामने नहीं आना? बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। जी आपको आ रही है आवाज? जी सर, अगर आप सुन पाए मेरा सवाल तो जवाब दीजिएगा, वरना मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जी जी आपने सुन लिया। जी मैंने सुन लिया सवाल। जी 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 देखिए, एक तो हमें ताने देने की आदत नहीं है। हम PDM में इकट्ठे रहे हैं, हम अपोजिशन में इकट्ठे रहे हैं, हम आज भी सेनेट और नेशनल असेंबली में इकट्ठे हैं। बदकिस्मती ये हो गई है कि हमारी सियासत में जब अपने लीडरों के पास कोई बात रहती नहीं है बात करने के लिए, जब अपनी कारकर्दगी ना हो तो वो दूसरों को ताने देने में शुरू हो जाते हैं और ना ताना से ये वोटें मिलती हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ, पिछली दफा भी जब आजाद कश्मीर की कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन हो रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां तशरीफ लेके गए थे, उन्होंने इससे भी ज्यादा बड़े ताने दिए थे। उनका ख्याल था कि शायद ये ताने देने से हमें वोटें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी हकीकत हुई नहीं है। हम आज भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि हम आपस में जमातें PDM के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई हैं, हुकूमत के खिलाफ एक जदोजहद की है। और जदोजहद उस वक्त हमारी आपस में इख्तिलाफ हो गया, मिसट्रस्ट हो गया, जब पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपना एक वादा तोड़ा और सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ नहीं, PDM की सारी सियासी जमातों ने उनके साथ बाइकाट किया है। और हमारे उस वक्त PDM के सदर आज भी मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन हुए हमने पूरी सपोर्ट की गिलानी साहब की, उनको हमने सेनेटर बनाया, वो कभी सेनेटर नहीं बन सकते थे। जब वहां उन्होंने कहा कि हम सेनेट का चेयरमैन बनेंगे, हमने सारी वोटें उनको सेनेट का चेयरमैन बनाने के लिए दी हैं। और अब वादा ये उन्होंने किया था पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होगा वो मुस्लिम लीग नून से होगा और डिप्टी स्पीकर चेयरमैन जो सेनेट होगा वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से होगा। जब वो ये इलेक्शन जीत नहीं सके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज हुकूमत के हिताधियों के साथ मिलकर लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा ले लिया। ये बड़ा शर्मनाक बात थी हम सब के लिए कि आप एक तरफ हुकूमत के खिलाफ आपने कहा कि हम कैंपेन करेंगे, दूसरा हुकूमत के अंदर जो बैठी हुई जमातें उनकी वोटें लेकर आप अपोजिशन लीडर बन रहे हैं। और आपने जिस जमातों के साथ वादा किया हुआ था उन जमातों से आप वादे से हट गए। उस वक्त पर PDM की जमातों ने फैसला किया है कि इनको जो है कि हमारे साथ अब इनका चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये उसका बैकग्राउंड था। उसके बावजूद भी हमारी ख्वाहिश थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी रोल प्ले किया है, हमारी सबकी भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम सारे मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ जदोजहद करें। क्योंकि जो आज मुश्किलात है पाकिस्तान की अवाम को, जो पाकिस्तान में महंगाई है, जो गवर्नेंस के इशू हैं, जो बहुत ज्यादा इस वक्त लोग मुश्किलात में पड़े हुए, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी जी अब्बासी साहब जी मैं एक जुमला कह दूं जी, आप सच्ची बात है कि हमारा और पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं रहा। अब हम उनको अपने मुकाबला नहीं समझते नहीं है, इसलिए कि हमारा मुकाबला अब हकीकत में है तो हमारा और PTI का है। पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, आजाद कश्मीर में भी और बाकी सूबों में भी हम नहीं समझते कि हमारा पंजाब के अंदर। और वो कहते हैं कि आप अदम एतमाद लेके आते, अदम एतमाद ये रोज हमें कहते थे कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद लेके आए। भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां बंदे कितने हैं कि हम आपके खिलाफ अदम एतमाद की आप हमें रोज। अच्छा अब्बासी साहब, ये सारी चीजें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, यही वजह जिस वजह से पीपल्स पार्टी को इतनी नफरत हो गई आप लोगों से कि आप उनका सबसे बड़ा हदफ बन गए हैं, या पसे पर्दा कोई और भी बात है जिस वजह से बिलावल साहब इतने गुस्से में आप लोगों पे? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब के खाने पे वो तशरीफ लाए थे, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ साथी, और आज भी सेनेट में हम बैठ के सारे इकट्ठा काम करें।
वो जो अभी ये हमें समझ आ रही है कि उनके लिए मुश्किल है, बात कोई तो कोई बात वो करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ अपने जो वहां के उनके वोटर हैं उनको खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, उनका ये मतलब नहीं है जो वो कह रहे हैं। और कुछ ही दिनों बाद जब ये इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएगी, फिर हम आप देखना कि हम इसी तरह सारे इकट्ठे बैठे होंगे और फिर ये तो फिर ज्यादा अलार्मिंग बात है। मैं एजाज साहब की तरफ जाती हूँ कि अगर ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में इतना सख्त रवैया है तो फिर बाद में क्या होगा? ये तो ज्यादा आप सवालिया, बड़ा सवालिया निशान भाई साहब छोड़ के जा रहे हैं। एजाज साहब, अब आप लोग तो बड़े मुतमईन हैं और आप लोग बज़ाहिर बड़ा एंजॉय भी करते हुए नजर आते हैं जब ये दोनों जमातें एक दूसरे के सामने सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये लोग इनफरादी तौर पर दो बड़ी कुव्वतें बन के PTI के सामने खड़ी हो गई तो मुश्किल नहीं बन जाएगी? बहुत शुक्रिया अब साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि आज 8 जुलाई है और बुरहानुद्दीन वानी शहीद का यौम शहादत है, तो मैं उसका तज़किरा ज़रूर करना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस बात का तज़किरा हो रहा है और कश्मीरी जद्दोजहद को हम सब मिलकर उनकी पुश्तबानी करते हैं और उनके कॉज के लिए काम करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन का ताल्लुक़ है, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सच्ची बात तो ये है कि ये कभी संजीदा नहीं हुए। यानी इन्होंने पहले ही रोज़ ही कहा कि हुकूमत को नहीं मानते, वज़ीर आज़म को नहीं मानते, और फिर इसी लाइन के ऊपर ये चलते रहे। फिर ये कोई और मकसद पेश नज़र नहीं था तो एक मकसद इन्होंने बना लिया कि हम हुकूमत गिराना चाहते हैं। और उस हुकूमत गिराने के अंदर जो दो बड़ी सियासी जमातें थीं, उनकी जो यंग लीडरशिप है, उनके दरमियान एक मुकाबला शुरू हो गया। और यानी बिलावल जरदारी व स्मार्ट एनफ, उसने जनाब गढ़ी खुदा बख्श में नाक रगड़ी नून लीग की और वहाँ पे जिंदाबाद पीपल्स पार्टी के नारे लगवाए और व्हाट एंड व्हाट नॉट। ठीक है, उससे अंदाज़ा हुआ कि यानी जो पीपल्स पार्टी है उसके तो सिस्टम में कोई स्टेक्स हैं। आपको पता है पहले दिन से वो कहते थे कि इलेक्शन लड़ने चाहिए, बाई इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन लड़ने चाहिए और हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। अच्छा, ये धकेल रहे थे आर या पार वाले, लेकिन एक आध दफ़ा बिलावल साहब ने भी एटम बम चलाया, लेकिन जाहिर है उनके मकासद बिल्कुल अपने सिस्टम को ख़राब करने के नहीं थे। दो कुव्वतें खड़ी हो गई अगर। अच्छा, अमलन सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरून सिंध की एक पार्टी है, हुकूमत ज़रूर है उनकी, और नून लीग सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, बाकी किसी के कई स्टेक्स नहीं है। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है यानी 2 सूबों में, वफाक में, एक सूबे में एलाइड गवर्नमेंट है जिस तरह, और गिलगित और बल्तिस्तान में, और इंशाअल्लाह जिस दिन कश्मीर का इंतखाब का नतीजा आएगा आप देख लेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुंतशिर अपोजिशन है। अगर ये मकासद के लिए कुछ करना चाहते होते तो बिल्कुल अच्छी बात थी और हमें आप लोगों को आज भी वेलकम करते हैं। अच्छा। देखें, उनकी अलग अलग मंशूर है। ये जो यानी बिला वजह का जमा होना है ना, और ये एक आध फारिग लीडर जमा करने के ऊपर ही लगा रहता है, उसकी सारी लीडरशिप ही यही होती है। उनको छोड़ दें और दोनों के मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं, अपना अपना मंशूर है, उसको टो करें। गवर्नमेंट के साथ यानी इकट्ठे बैठना चाहे इकट्ठे बैठें, अलग अलग बैठना चाहे अलग अलग बैठें। जो इस वक्त इस्लाहात पेश नजर है उसकी तरफ आए, कोशिश तो इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। कोशिश करेंगे। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी और मैं फिर ये जानने की कोशिश करूंगी कि क्या हुकूमत हकीकी तौर पे इतनी मुतमईन है, इतना मुतमईन होने वाली बातें हैं भी या नहीं, क्योंकि अदालतों के रिमार्क्स हैं नैब के केसेस के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है और पंजाब तक PMLN महदूद हो चुकी है, ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बातचीत हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज और कल भी जिस अंदाज में नून लीग पर तनकीद की, दूसरी तरफ से नून लीग ने रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर जब मरियम नवाज आई खिताब के लिए। तीसरी तरफ हमें हुकूमत जो बहुत ही मुतमईन नज़र आ रही है और जो अदालती सख्त किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, अपोजिशन के रहनुमाओं की रिहाइयाँ हो रही हैं, उसके ऊपर ज़मानतें हो रही हैं, उसके बारे में कोई हमें बॉदर्ड हुकूमत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। मैं अब्बासी साहब आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। जो ब्रेक से पहले आप बात सुन रहे थे, हमें ये तासुर मिल रहा है, ख़ासतौर पे मुझे भी ये बातें सुन के और पिछले कुछ शोज़ में भी, कि जो PTI की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी को आप लोगों के साथ कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर तरीके से देख रही है इस वक्त। तो आप लोग क्या मुकदमा पेश करेंगे इस वक्त PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कि बज़ाहिर मुस्तहकम नज़र आ रही है? इसमें कोई शक नहीं कि वो मामलात मैंने आपसे पहले अर्ज की थी अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से में कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला सेनेट में आया तो उस हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर बनाया, तो उसके बाद के आपस में उनके
तलक़ात में कुछ बेहतरी लग रही है। और फिर ये भी बेहतरी लग रही है, बिल्कुल एजाज चौधरी साहब ने भी ठीक कहा कि चूंकि पंजाब में उनकी हुकूमत है और जाहिर है वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि हुकूमत हमारी जाए, तो उसलिए भी उनका मामलात अपने हैं। और ये हर जमात को हक है कि वो जो मर्जी है वो अपनी पॉलिसी बनाए, जो मर्जी है बात करे, अगर वो इत्तेहाद में रहना चाहे तो भी है। और हमारा और पीपल्स पार्टी का एक हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद तो जरूर कायम हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि हम इलेक्शन आइंदा मिलकर लड़ेंगे, एक ही असम्बल पर लड़ेंगे। हमारी पहले भी हमने एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन किए हैं, अभी गिलगित में जब इलेक्शन हो रहा था तो फिर भी किए, आइंदा भी लड़ेंगे। अभी कराची की एक सीट पे हम पीडीएम के अंदर भी थे, उस वक्त हमने अपने अपने कैंडिडेट रखे हैं और इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, उनको यह हक हासिल है कि वो जो मर्जी है बात करें किसी के मुतल्लिक, लेकिन ऐसी बात करते हुए हम सबको ख्याल करना चाहिए कि कल फिर जब हम एक दूसरे के सामने बैठे तो शर्मिंदगी ना हो, फिर हमें पसीने ना आए, फिर हम जस्टिफिकेशन ना दें। तो ज्यादा बेहतर यही होती है कि इतनी बात की जाए जिसका मामला जो है वो आपस में वो कर सके। बाकी उनका अपना काम है, वो जिस तरह करें। हम समझ रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क में बहुत मुश्किलात पैदा की हैं, बड़ी माशी बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं, जो गुर्बत बड़ी फैली है। आप देख लें, महंगाई का आप तूफान देख लें, चीनी, आटा, और आपने बाकी दवाइयों की कीमतें देख लें, जो चीनी और अब गंदम में जो बहुत बड़े घपले हुए हैं जिन पे इंक्वायरी खुद का हुकूमत ने करवाई है, अब उन लोगों को सेफ किया जा रहा है। पेट्रोलियम में हर बार रुपए के कमाए गए हैं। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान का आम आदमी जो शहरी है उसके लिए इस वक्त 2 वक्त की रोटी जो है खाना बड़ी मुश्किलात है। तो हम हुकूमत को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे, को वादे याद दिला रहे थे कि आप कह रहे थे कि जब हम आएंगे तो महंगाई में कमी आएगी, हम आएंगे तो दुनिया से बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, जब हम आएंगे तो उस वक्त कोई स्कैंडल नहीं होगा। उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहा करते थे कि अगर हुकूमत की मौजूदगी में महंगाई हो रही हो तो इसका मतलब है कि हुकूमत मुलव्वस है करप्शन में। तो हम कह रहे हैं कि जो बातें आपने पाकिस्तान की अवाम से की है, मेहरबानी करके वो एक वादा तो इस अवाम से आप पूरा करें। और इस मामले पर हमने सारी पीडीएम जमातें इकट्ठी हुई थी। आपको याद है, एक आखिरी जुमला कह दूं कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ कई नेकियां की हैं। जब मियां शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम के कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे, सबसे ज्यादा इनकी जमात आई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो इलेक्शन लड़े। और जो ही इलेक्शन हमने लड़ने की कहा गया, फिर इन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। फिर जब सदर का इलेक्शन आया, हमने मौलाना फजल रहमान को साहब को आगे किया है, इन्होंने अपना कैंडिडेट बाद में आगे कर लिया। तो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम मिलकर कुछ ज्यादा बेहतरी कर सके। सामने सामने नजर आ रहा था, लेकिन अंदर में उसी तरह के हालात थे जो पहले थे। मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्तों में शायद इससे भी बदतरीन हो, जो नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, तो ताज हैदर साहब, बार बार आपकी जमात के ऊपर आजकल इशारों में भी और डायरेक्टली इल्जाम लग रहा है कि आप पीटीआई की फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त तवज्जो इन बयानात से नून लीग की तरफ लेके जा रहे हैं और पीटीआई से हटा रहे हैं, निशाने पर रखकर नून लीग को। बीवी, हमारी कुछ नजरियात हैं और उन नजरियात के लिए हमने जाने भी हैं, जेलखाने बर्दाश्त किए, कोड़े बर्दाश्त किए, जिलावतनियाँ बर्दाश्त की, और हमारे नजरियात पे कायम रहने का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होगा कि छोटे से छोटे कारकुन से लेके आला तरीन क़यादत तक उसमें कुर्बानियाँ दी हैं और शहादतों को कबूल किया है। हम जो मईशत है उसमें हम IMF से क्या जो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होती है, हमने उसका जी किया। सर, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। मैं चाहूंगी कि हम आपकी पूरी बात सुन सकें और इस पर हम रिस्पांस भी लेंगे जावेद साहब से आगे जाके कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो अपने नजरियात पे कायम है और उनका क्या नून लीग का बयानिया चल रहा है वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हम जानने की कोशिश करेंगे। एजाज साहब, आपसे एक कॉमेंट। अब आप लोगों का एक बहुत बड़ा एक बयानिया था, इक़्तिदार में आने आपको वोट भी मिलना एक बहुत बड़ी एक उसकी वजह थी एहतसाब की बात। सबको कहा कि अवाम को आके बताया कि इससे पहले जो हुक्मरान रहे सब चोर थे, इन्होंने करप्शन की, सब कुछ किया। अब हम देख रहे हैं कि अदालतें रिमार्क्स भी बड़े सख्त दे रही हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि नैब ने केसेस मजबूत नहीं बनाए, जिसकी एग्जाम्पल हमारे सामने है। ख्वाजा आसिफ की ज़मानत पर जो फैसला सामने आया उसमें कहा गया कि नैब के तफ्तीशी अफसर ने ख्वाजा आसिफ की 2004 से 8 तक की बैरून मुल्क रकम की तस्दीक नहीं करवाई, रिकवरी नहीं हुई,
लिहाजा अदालत ख्वाजा आसिफ की जमानत, फिर एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी कि एहसन इकबाल ने प्रोजेक्ट में से कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया। तीसरा फिर खुर्शीद शाह के हवाले से भी अदालत के बड़े सख्त किस्म के हैं कि किस बिना पर उनको जेल में रखा गया जब इल्ज़ामात साबित नहीं किए जा सकते। आप लोगों के बयानिए को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, उसकी मैं वजह बताता हूँ। जो है ना अब्सा आपकी नस्ल, उन्हें ये ठीक पता है कि पिछले 30-40 सालों के अंदर ये मुल्क लुट गया है, यानी किसी ने तो लूटा है, लेकिन साबित कोई नहीं तो हो था। रहा। देखें, साबित करना हमारा यानी एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसे अपने मंशूर में रखने का पहला नुक्ता वजह ये थी कि कौम को एजुकेट किया जाए और उसके बाद हम इसे निज़ाम के अंदर डालें, और ये निज़ाम की जिम्मेदारी है। प्रोसिक्यूशन, बिलाशुबा मैं तो इत्तफाक नहीं करता कि प्रोसिक्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे कमज़ोर समझता हूँ। बाकी नैब की, जो मैं उनका तर्जमान नहीं हूँ, वही अपनी बात का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ, मिसाल के तौर पे हमजा शहबाज हैं, उनसे 8.5 करोड़ रुपया रिकवर हुआ है, नैब ने किया। कोई 30-33 अरब रुपया, या 30 है या 33 है, जरदारी साहब और उनके जो करीबी लोग हैं उनसे रिकवर हुआ इसी दौर के अंदर। तो इसलिए मैं समझता हूँ स्लो है प्रोसेस, ये नहीं मैं समझता। मुझे भी इत्तेफाक नहीं है इससे कि इसमें इसे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिएगा कहने की एजाज साहब के स्लो प्रोसेस के अंदर जब इन रहनुमाओं के इस किस्म के अदालतों के रिमार्क्स आएंगे तो अवाम तो ये भी सोचेंगे कि नून लीग जो ये बात करती है कि हमें PTI की हुकूमत जुल्म कर रही है, हमारे ऊपर सियासी हमें निशाना बनाया जा रहा है और ये केसेस बनाए जा रहे हैं, देखिए अदालतें क्या हमारे ऊपर साबित कर रही है कि हम मैं आपसे अर्ज करता हूँ। आपने पहली बात तो ये समझ ली, वो आपने जिक्र किया दो, यानी ख्वाजा आसिफ साहब को अभी नैब का काम होना बाकी है कि उसकी तस्दीक करते। ये तो नहीं कहा कि जी उन्होंने वो गलत काम नहीं किया, ये नहीं अदालत ने कहा, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अदालत का ये जो हक होता है ना, डिस्क्रिशनरी होता है कि वो ज़मानत दे दे। किसी की ज़मानत हो जाने के नतीजे में कतन ये ना समझे कि उससे मुकदमा हट गया। यकीनन हमने ये कहा भी, रिमार्क्स भी अदालत के जो हैं वो फैसले के अंदर शामिल नहीं होते, नहीं होते। मैं पूरी जिम्मेदारी से यकीनन आप ठीक कह रहे हैं। जब फैसला आएगा ना तो फिर फैक्ट सीज नहीं होते जब तक कि अदालत का मुकदमा चलने के बाद फैसला। अब्बासी साहब से पूछेंगे कि क्या जरूरत से ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है ये महज रिमार्क्स, जमानतों को जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी के निशाने पर है नून लीग, दूसरी तरफ हुकूमत जो कि काफ़ी हद तक हमें पुरएतमाद नज़र आती है, और लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं उनके एहतसाब के बयानिए पर। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं चाहूँगी एक दो बहुत आम मामलात है जिसमें हमारे साथ क्योंकि सीनियर रहनुमा तीनों जमातों के मौजूद हैं। ताज हैदर साहब, एक तो आप जवाब दीजिएगा जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जरदारी साहब ने कल डोमिसाइल वाली जो बात की उसके ऊपर शायद खाकान अब्बासी साहब ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ज़्यादा पेशियां भुगती तो उनका तो अपने पंजाब के डोमिसाइल के साथ, ये आप लोगों के ऊपर बार बार हुकूमत भी पॉइंट आउट कर रही है कि आप लोग सूबाई सतह की, सिंध लेवल की सियासत कर रहे हैं और आप लोग कौमी सियासत की बात का दावा करते हैं। जी, हमारे लिए तमाम सूबे जो हैं और तमाम इलाके जो हैं वो बराबर हैं, लेकिन अगर 3 सूबों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो और हम खामोश रहें तो मेरे ख्याल से ये बात मुनासिब नहीं है। जहाँ भी ज्यादती होगी, बलूचिस्तान से तो जरदारी साहब ने माफी मांगी बाकायदा, हालांकि वो बलूचिस्तान के रहने वाले नहीं है। जहाँ भी ज्यादती होगी तो हम ये कहेंगे, और वो ज्यादती अगर हमारे ऊपर होगी तो उसको भी हम कहेंगे। हर चंद के हमें कहीं ज्यादा कहना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ कथा कलामी की माजरत ताज साहब, लेकिन आपसे ही सिंध और पंजाब की बात लेकिन बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि PMLN के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी जेलें काटी, उन्होंने भी साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, सभी के साथ इस किस्म का सलूक हुआ। आप लोगों को ये क्यों महसूस होता है कि आप लोगों के साथ कुछ सिंधी होने की वजह से मुख्तलिफ रवैया अपनाया जा रहा है? देखिए, हम सिंधियों के साथ पानी का मसला ले लीजिए, आबादी का मसला ले लीजिए। मेरी किताब आ रही है अगले हफ्ते सेंसस 2017 पे। अगर 30% हमारी आबादी कम कर दी जाती है तो फिर जाहिर है कि हम कहेंगे कि ये गलत हुआ है। अगर दूसरे सूबों से आने वाले और सिंध में बसने वाले हमारे भाइयों को हमारी आबादी में शामिल नहीं किया जाता बल्कि दूसरे सूबों की आबादी में शामिल किया जाता है तो ये ज्यादती हो रही है।
अगर पानी के सिलसिले में हमें कम मिल रहा है, यानी हम जो भी बात करते हैं वो दलील के साथ हम ये कहते हैं कि, और मुझे अफसोस है इस बात पे कि एम्बुलेंस तक को अंदर नहीं जाने दिया गया और को दरवाजे पर रोक दिया गया। तो क्या जाता अगर वो एक मरीज जो है वो वहां दरवाजे पर पहुंच के और उसका वो पैदल चलना कम हो जाता? कुछ नहीं जाता और इसमें फजीलत थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये हुआ कि दरवाजे पर रोक दिया गया। आधे मिनट की शायद हियरिंग हुई है और आधे मिनट की हियरिंग के बाद जमानत हो गई। तो मेरे ख्याल से ये तो ख्याल किया जा सकता था कि एक शख्स अस्पताल में दाखिल है, वो है तो जो भी उसका मसला है, अव्वल तो जो वाकयात यहाँ हुए हैं कराची में, इस्तगासा कह रहा है कि कराची में ये हुआ, तो उनके केस रावलपिंडी के अंदर क्यों चल रहे हैं? ये जो है ये बहुत ही चीजें हैं कि जिनको हम सब महसूस करते हैं, हम तमाम सिंधी इन बातों को महसूस करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेडरेशन के लिए पाकिस्तान खप्पे का नारा हमने अपने इंतहाई गमज़दा मोमेंट के अंदर वो हमने लगाया, लेकिन अगर छोटे यूनिटों के साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा तो फिर फेडरेशन की सियासत करने वाले काफी दुश्वारी के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से मामला ऐसे हैं कि जिन पे ये जो इंतहा पसंद फोर्सेज हैं, ये जो कौम परस्त फोर्सेज हैं, ये फेडरेशन को अलग अलग करना चाहती हैं। तो अब ये तमाम चीजें जो है फेडरेशन इस वक्त कायम है, तो इसमें हमारा भी थोड़ा बहुत हिस्सा है। जी इस किस्म के इल्जामात लगाने, जैसे अभी कहा गया कि जी 30-35 अरब रुपए जरदारी साहब ने जमा कराया, जनाब 1 रुपया भी जरदारी साहब ने जमा नहीं कराया, एक भी केस उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ। मेरे ख्याल से महज़ब माशरों में अगर इस किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं तो ये काबिल। हम एजाज साहब से इसका जवाब लेंगे जरूर। ताहिर साहब, अब्बासी साहब से कमेंट ले लेते हैं। भाई साहब, आप लोगों के साथ सलूक थोड़ा बेहतर है, गैर मामूली सलूक हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ सिंध की वजह से। आपने गुफ्तगू सुनी ताज साहब की, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? मुझे बड़ी रिस्पेक्ट है ताज हैदर साहब की, ये बहुत सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, हमेशा बड़ी मंतिक और लॉजिक की बात इन्होंने की है और बातें बिल्कुल जो भी इन्होंने की है मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि किसी के साथ भी अगर उनका ख्याल भी है और उनके साथ कोई ऐसा सलूक होता है या उस लीडरशिप के साथ सलूक होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो अभी तक कोई चीज़ उनके खिलाफ साबित नहीं हुई है। इसी तरह सारी पार्टी जो है, मैं जब खुर्शीद शाह साहब को इन्होंने अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल इसमें मैं कंडेम करता हूँ कि अगर उनके खिलाफ इनकी कोई रेफरेंस नहीं था, अभी तक कोई चीज़ नहीं थी तो उनको अंदर रखा, ये बिल्कुल किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। और अगर उनको आज गाड़ी उनके अंदर चली जाती है, एम्बुलेंस अंदर, मुझे नहीं पता कि आज वो किसका अख्तियार था, तो ये बहुत अच्छी बात थी। वो इस मुल्क के सदर हैं, बड़ी पार्टी के लीडर हैं और उनके साथ किसी तौर पे भी उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब जाए सिंध में तो इनके खिलाफ भी कोई, लेकिन पंजाब के होने की वजह से आप लोगों के साथ रियायत हो रही है अब्बासी साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई ऐसी सोच कभी हुई है, ना पंजाबियों ने कभी ऐसी सोच सोची है, ना कोई सोच सोचता है। ये वो सारे जाली केसेस थे हमारे खिलाफ, ये वो केसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले जब वहाँ साद रफीक साहब की बेल एप्लीकेशन किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि नैब का अदारा सिर्फ लोगों को आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंसाफ इसमें से दूर दूर नजर नहीं आता। फिर आपने देखा कि हाई कोर्ट ने उसके बारे में क्या क्या बातें की। हाई कोर्ट तो इस हद तक गई है कि इस अदारे को तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत का एक बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। तो जब ऐसा अदारा लोगों के ऊपर झूठे केस बनाएगा, गलत केस बनाएगा, फैब्रिकेटेड एविडेंस लाने की कोशिश करेगा, अदालतों में जाएंगे। अब्बास साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं आपसे ही वापस आके शुरू करूंगी और मैं आपसे भी शुरू करूंगी वापस आके एक मुख्तसर ब्रेक के बाद कि जमानत और रिमार्क्स को आप लोग इतना ज्यादा सीरियस क्यों लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जावेद अब्बासी साहब, एक तो ये बताएगा कि जमानत और अदालती रिमार्क्स को आप लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं क्लीन चिट के तौर पे, और आप लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक और टॉपिक भी, वक्त बहुत थोड़ा है लेकिन चाहूँगी कि आप लोग मुख्तसर रिमार्क्स दें इसके ऊपर। नाराज़ बलोचों को एंगेज करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है, किस हद तक एक्सपेक्टेशंस रखी आप लोग रखते हैं इससे अब्बासी साहब?
देखिए, आपके पहले सवाल के हिस्से में मैं सिर्फ इतना कह दूं कि रिमार्क्स नहीं होते, ये जजमेंट होती है और बेल सिर्फ उसी कंडीशन में ली जाती है। नैब के कानून में वैसे तो बेल है नहीं है, तो हाई कोर्ट में एक स्पेशल लॉ के नीचे जाया जा सकता है। वो बहुत ही स्ट्रांग आपके पास एविडेंस हो और पता हो कि नैब अपना केस साबित करने में बुरी तरह फेल हो गया है, उस सूरत में सिर्फ बेल ली जाती है। इसीलिए तो हम इसे कहते हैं कि काला कानून है कि इसमें बेल की कंडीशन नहीं रखी गई है और फिर जाना पड़ता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। इस सूरत में वो सिर्फ इसी सूरत में बेल लेती है जब वो समझती है कि बुरी तरह नैब अपना केस जो है वो हार चुका है, केस स्टेब्लिश करने में नाकाम हो चुका है। उसकी जजमेंट जो आना है वो साबित होती है, वो मोहर लगा देती है कि नैब का ये केस जाली था और उसमें कोई फोर्स नहीं था। ठीक हो गया, ये बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव है, लेना चाहिए। बलोच लीडरशिप से बात करनी चाहिए। ये हमारी जब हुकूमत थी और उस वक्त मालिक साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये काम बड़ा शुरू किया था। इस मामले को दोबारा शुरू करना चाहिए। जिन्होंने इस रियासत के खिलाफ हथियार नहीं उठाए या किसी और रियासत या किसी एजेंसी के अलाकार नहीं बने, वो अगर हमसे नाराज है तो जरूर मनाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उन्हें मेन स्ट्रीम में मुख्तसर कमेंट ताज साहब का भी इस पे मैं आप लोगों की जी मैं बिल्कुल मैं ताज साहब आपका भी मुख्तसर कमेंट, आप लोगों ने भी कोशिश की, नून लीग ने भी, इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाए ताज साहब? देखिए, हम और जावेद अब्बासी साथ साथ थे, सेनेटर साहब जावेद अब्बासी साहब वहाँ सेनेट के अंदर। मैं तरमीम का बिल लाया था नैब के कानून में और मुस्लिम लीग और पीटीआई ने मिल के सिर्फ एक वोट से उसको कानून को नहीं बनने। मैं और सेनेटर जावेद अब्बासी साथ थे सेनेट में जब 24वीं आएंगी तरमीम आई थी। सब मुझे इल्जाम दे रहे थे कि मैं उस तरमीम को पास नहीं होने दे रहा। उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ 15 दिसंबर 2017 को शाहिद खान अब्बासी साहब की सदारत में। सबसे ऊपर उस एग्रीमेंट पे राजा जफरुल हक साहब के दस्तखत हैं, सबसे नीचे मेरे दस्तखत हैं। उस एग्रीमेंट से आप फिर गए क्योंकि उस एग्रीमेंट के जरिए आबादी जो थी वो सही करनी थी हमें, वो एग्रीमेंट जो है वो नहीं। सर इस वक्त क्या अहमियत है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सेक्रेटेरिएट नहीं बना। हरचंद के मैं और अब्बासी साहब दोनों डेवोल्यूशन कमेटी के अंदर थे और मैंने ये तक ऑफर किया था कि जमीन आप दे दीजिए, मैं हुकूमत सिंध से कहता हूँ कि यहाँ बिल्डिंग वो बना देंगे। जी सर, नैब का शीश महल बन जाता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का नहीं बनता सेक्रेटेरिएट। अब आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध कार्ड खेल रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है। ये चीजें तो कीजिए। और अगर ये चीजें मैं चाह रही थी सर आप ये बलूचिस्तान वाले इनिशिएटिव पे कमेंट करते हैं। सो सॉरी ताज साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। मुख्तसरन मैं एजाज साहब, हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें इस मामले से? टाइम वैसे खत्म हो गया, आप एक बहुत सारी बातें मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अर्ज करूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट बलूचिस्तान के हवाले से पहले दिन से बहुत ही खुसूसी तवज्जो दे रही है। और आपको मालूम है कि इसके तो पीछे से चलते हुए मंसूबे थे। हमने कोई 625 अरब रुपए का यानी बलूचिस्तान के लिए, जनूब के लिए अलग से पैकेज का एहतमाम किया है ताकि वहाँ पर आम जिंदगी की सहूलतें जो हैं वो बाम पहुँचाई जाए और सड़कों का नेटवर्क जो है वो बनाया जाए। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि जो लोग भी यानी नाराज़ आप उन्हें कह लीजिए, और मैं समझता हूँ कि वो किसी दुश्मन के हाथ में खेलने से कहीं बेहतर है कि उनके साथ हर सतह पे बात की जानी चाहिए और हुकूमत उनसे बात कर रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत को इसमें कामयाबी मिले इस बार। इस बातचीत में बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर एजाज चौधरी साहब, जावेद अब्बासी साहब और सेनेटर ताज हैदर साहब। आप तीनों का वक्त थोड़ा ज़्यादा होता तो मैं आप लोगों से ज़्यादा तफसील में बात करती इन मामलात पे। आज के लिए नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।